संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। तो संस्कृत के उपसर्गों की अगर हम संख्या देखें तो जो उपसर्ग होते हैं संस्कृत में वो 12 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 13 उपसर्ग होते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग आ, कौन सा है? आ, अन, का, कु, दू, नी और ओ, औ। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो आ। फिर भर, सु, अध और उन, पर, बिन। ये हमारे कितने उपसर्ग हो गए? 13 उपसर्ग हो गए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, क्योंकि ये दोनों एक में है। ठीक, तो अन, काकू, दूनी, औभर, सुअध, उन, पर, बिन। ठीक, ये हमारे हिंदी के 13 उपसर्ग हो गए। तो जो है ये हमारा कु है, ये किसका है? हिंदी का उपसर्ग है। तो हमारा राइट आंसर ये होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे रखकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहते हैं। तो अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा, अच्छा से बना अच्छाई। ठीक, अच्छा से क्या बना? अच्छाई। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? आई, दूसरा ई और तीसरा दिया गया है छाई और चौथा दिया गया है ई। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि अच्छा हमारा मूल शब्द है प्लस आई जुड़ गया, क्या हो गया? अच्छा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया तल्लीन का शब्द, तल्लीन शब्द जो दिया गया उसका क्या करना है? हमें संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जो तल्लीन शब्द है ये इसमें कौन सी संधि है? तल्लीन शब्द में संधि कौन सी है? तो तल्लीन शब्द में हमारी व्यंजन संधि। अब हम लोग जाने कैसे कि ये व्यंजन संधि है, तो इसका होगा हमारा तत् धन लीन। कौन सा होगा? तत् धन लीन। मतलब अगर हम विच्छेद कर रहे हैं तो ये वाला जो वर्ण है इसमें हलंत लगा हुआ है और बाद वाला वर्ण जो है प्लस के बाद वाला उसमें वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो हमारा क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। यदि ता और दा के बाद ला रहे तो ता दो जो है वो ला और ता और दा ला में परिवर्तित हो जाता है, और ना के बाद अगर ला रहे तो ना जो है अनुनासिक स्वर के साथ ली हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि तादा दिया गया है, ठीक, ता दा और इसके बाद रहे ला। ठीक है, तो जो ता है किसमें बदल जाएगा? आधे ला में बदल, मतलब कि स्वर रहित हो जाएगा। ये ता जो है वो किस में बदलेगा? स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है, अगर ना के बाद दिया गया है ला, ठीक, तो किस में बदल जाएगा? लिरी में बदल जाएगा। ना जो है वो किस में बदल जाएगा? लिरी में बदल जाएगा। ठीक, सॉरी लिरी नहीं, एक मिनट, जैसे ना है फिर ला, तो ये ना सॉरी ये जो है ना ये आधे ला में बदल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका हमारा क्या होगा? राइट आंसर तल लीन होगा, तत् धन लीन होगा। और कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यथारुचि में समास कौन सा है? तो जिस समास में क्या हो, अगर उपसर्ग दिखे आपको वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। कोई भी समास आपको दिया गया है अगर आगे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सॉरी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस समास में बाद का पद या उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह क्या हो, लुप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण हम लोग देखें, जैसे राजकुमार, धर्म ग्रंथ, रचनाकार। तो राजकुमार है तो राजा का कुमार, तो इसमें का लोप हो गया? धर्म ग्रंथ तो धर्म का ग्रंथ, इसमें भी का लोप हो गया। रचनाकार तो रचना को करने वाला, इसमें को रचना को करने वाला, तो इसमें को का लोप हो गया है। तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। दोनों पद मिलकर जो उत्तर पद और पूर्व पद होते हैं ये मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताए, वहाँ हमारा क्या होगा? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। अव्ययी भाव समास तो हम बताए कि जिसमें उपसर्ग दिया गया हो और अव्ययी भाव का समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय तथा प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म, अनुरूप, भरपेट, हाथों हाथ। हाँ, एक क्वेश्चन और है, एक मतलब एक तरह से और पूछ लिया जाता है। जैसे दिया गया है आपको हाथों हाथों हाथ, ठीक, और एक ये दे दिया गया है दाल भात। अब आप लोग बताएं कि इन दोनों में कौन सा समास है? तो हाथों हाथ मतलब जिसमें समानार्थी शब्द समान शब्द है तो वहाँ हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। लेकिन अगर अपोजिट शब्द दिए गए हैं, विपरीत शब्द दिए गए हैं योजक चिन्ह के बाद, तो हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। तो इसमें हमारा द्वंद्व होगा, इसमें अव्ययी भाव होगा। आगे देख, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये, सॉरी
सी होगा। तो अव्ययीभाव समास। और द्वंद्व समास का भी हम लोग देख लीजिए, जिसका दोनों पद प्रधान हो हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास का भी देख लीजिए, तीसरे व्यक्ति की प्रधान विशेषता बताए वो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। और जिसमें जो है वो कार चिन्ह का लोप हो जाए और उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। अव्ययीभाव समास में होते हैं जो जिसका पहला पद जो है वो अव्यय या प्रधान हो और जो उदाहरण दिए गए हो उसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो, वो हमारा क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। फिर दिया गया पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का जो प्रयोग होता है, जब वाक्य हमारा कोई पूरा हो जाएगा तब हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का जो हमारा सिंबल चिन्ह होगा वो कैसे होता है, जैसे राम घर जाता है, तो पूर्ण विराम हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा कि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम हम लगाते हैं। ठीक, अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो पहला दिया गया मूर्ख बन जाना, दूसरा अपमानजनक बात कहना, और तीसरा है बुद्धिभ्रष्ट होना, चौथा है बेफिक्र होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बुद्धिभ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बुद्धिभ्रष्ट होना राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊषा सुनहले तीर बरसाती लक्ष्मी सी उदित हुई। तो ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें ऊषा जो है ये निर्जीव वस्तु है, निसजीव वस्तु है। पहले इसका ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है मानवीकरण, दृष्टांत, संदेह और विरोधाभास। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मानवीकरण होगा, क्योंकि जो हमारा मानवीकरण मतलब होता है जब निर्जीव वस्तु को सजीव की भांति प्रकट करना, निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह प्रकट किया जाए, वह हमारा क्या होगा, मानवीकरण होगा। ऊषा मतलब क्या होता है, सुबह 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 सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ जो सुबह की जो कल्पना कर रहा है कवि, वह कैसे कर रहा है, जय लक्ष्मी की तरह, मतलब एक जीवित प्राणी की तरह तीर बरसा रही है, ऐसा कुछ जो भी इसका हिंदी वो बने अर्थ। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ जो है एक निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव वस्तु से की जा रही है। वैशाली की नगर वधु नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो वैशाली के नगर वधु एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके लेखक कौन है, चतुर्सेन शास्त्री हैं। चतुर्सेन शास्त्री, इनकी जो अन्य रचनाएं ऐतिहासिक उपन्यास कौन कौन से, सोमनाथ, होयम, रक्षामा, ये सब इनकी अन्य उपन्यास हैं। जिसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक शिक्षण पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को अक्षर ज्ञान कराना और बच्चों का मनोरंजन कराना, भाषा कौशलों का विकास, बच्चों को गृह कार्य देना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, भाषा कौशल का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों में भाषा कौशल का विकास किया जाए, जिससे बच्चे जो हो वो बच्चों में आत्मविश्वास हो, भाषा के विभिन्न उपयोगों के व्यवहारिक ज्ञान का विकास हो पाए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है कि भाषा के आधारभूत कौशल क्या है। भाषा के आधारभूत कौशल क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पूछे, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, किसमें, रिपीटेड में पूछा गया है। ठीक, मुझे तो ऐसे सारे क्वेश्चन गए हैं, लेकिन अभी जो हुआ एग्जाम 2021 में, उसमें ये वाला आया था क्वेश्चन। भाषा कौशल के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बच्चा जब बड़ा होता है, सबसे पहले सुनता है किसी चीज़ को, उसके बाद में सुनने के बाद वह बोलने का प्रयास करेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, पढ़ने के बाद लिखना सीखता है। तो भाषा के जो आधारभूत कौशल होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। सुनना, पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, उसके बाद में पढ़ेगा, उसके बाद में क्या करेगा, लिखेगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर क्या करेगा, पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर क्या करेगा, लिखेगा। आगे बढ़ते हम लोग। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे बेहतर है? व्याकरण शिक्षण की विधि जो है वो सबसे बेहतर कौन सी मानी गई है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, निगमन विधि। क्योंकि निगमन विधि में सबसे पहले क्या होता है कि जो सिद्धांत दिए गए होते हैं उन्हें रटा दिए जाते हैं और बाद में उदाहरण देकर उस सिद्धांत को स्पष्ट किया जाता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, छात्र भाषा के व्यवहार के आधार पर व्याकरण की विशेषताओं से क्या होते हैं, परिचित हो जाते हैं। अतः यह विधि जो होती है यह भाषा व्याकरण के लिए व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में सूत्र बताए जाते हैं। अनुवाद विधि और पुस्तक विधि ये कोई विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सामग्री का चयन करते समय कौन सी बातें सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हमारा आधा ही क्वेश्चन है, तो इसे रहने देते हैं। आज का जो हमारा सेशन था यही तक था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब, अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी हम अपना अगला प्रैक्टिस सेट डालेंगे तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे आप लोग अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे। धन्यवाद।